तेलंगाना सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की दोबारा उन्हीं मुकामात पर तामीर का मुतालबा करते हुए मुस्लिम कायदीन, पर्सनल लॉ के समेत दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान का वफ्द सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। बताया जाता है कि वज़ीर आला तेलंगाना ने तयख़ुन दिया कि मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर किए जाएंगे जिसका अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थोड़ा देरी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आगा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब की क़ियादत में अंसारी साहब हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ़ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग 2 बजे चीफ मिनिस्टर साहब की ऑफिस को गए। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम सब लोगों की सोच की तर्जुमानी फरमाई और हजरात ने भी अपनी बात पेश की। चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात कही गई कि हमारे यहाँ मस्जिद हमारे अकीदे का हिस्सा है। जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाए वो हमेशा के लिए मस्जिद बन जाती है, और जिसने मस्जिद के लिए उस जगह को वक्फ किया है उसका भी उसमें कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता है, वो भी उसका मालिक नहीं रहता है, वो उसकी हैसियत को बदल नहीं सकता है। और ये बात भी वाज़ेह की गई कि मस्जिद असल में बिल्डिंग का नाम नहीं है बल्कि उस ज़मीन का नाम है जो नमाज के लिए वक्फ की जाती है। इसलिए उसी जगह पर दोबारा मस्जिद की तामीर करना ज़रूरी है और ये तमाम मुसलमानों का मुतालबा है। बहुत खुशी की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ हम लोगों का मौक़िफ़ सुना और उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये वादा किया कि जो 2 मस्जिदें हैं न सिर्फ वो 2 मस्जिदें हैं बल्कि उनके दरमियान जो जगह है उस जगह को शामिल करते हुए तकरीबन 1500 गज ज़मीन, वही ज़मीन ये हुकूमत मस्जिद के लिए देगी। 2 मस्जिदें बनेंगी और बीच का जो हिस्सा है उसमें मस्जिद की खिदमत करने वाले इमाम, मुअज्जिन साहब वगैरह उनका क्वार्टर बनेगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको बनाएगी। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में उसकी बुनियाद रखी जाएगी, और बुनियाद इस तरह रखी जाएगी कि उसमें मस्जिद की भी बुनियाद होगी, फिर उसी अहाते में जो मंदिर बनने वाला है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, और सेक्रेटेरिएट ही से लगी हुई ईसाई भाइयों के लिए जो चर्च की भी जगह हुकूमत दे रही है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, ताकि इस मुल्क की जो जमना
गंगा जमनी तहजीब है और जो सेकुलरिज्म है उसका इजहार हो सके उससे, तो ये भी उन्होंने वादा किया। और उसके नक्शे के लिए भी जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने हिदायत दे दी। तो हम लोग उनकी बात से बहुत ही मुतमईन हुए, पूरी तरह मुतमईन हुए। हमारे जज्बात की तस्कीन हुई, हमारे मुतालबात की तकमील हुई और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहले जो मस्जिद थी उससे ज़्यादा शानदार मस्जिद और उससे ज़्यादा वसी और कुशादा मस्जिद इंशाअल्लाह उसी जगह पर तमाम सहूलतों के साथ तामीर हो जाएगी। तो यह बहुत खुशी की बात है। हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम के भी शुक्रगुजार हैं और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब असरुद्दीन ओवैसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि इसमें उनकी कोशिशों का और उनकी जिद्दोजहद का बड़ा दखल है। और यह भी सीएम साहब से कहा गया और उन्होंने कहा कि वो उसका लिहाज रखेंगे कि जहाँ कहीं भी सड़कों की तोसी हो, रोड की तोसी हो और वहाँ अगर मस्जिद पड़ रही हो तो मस्जिद को बचाते हुए रोड का नक्शा बनाया जाए। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम इसका भी लिहाज रखेंगे और इसकी भी हिदायत देंगे। तो ये बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ, एक तारीखी दिन है आज का दिन कि इतना अहम मसला और बहुत ही अच्छी फ़िज़ा में, मोहब्बत की फ़िज़ा में ये मसला हल हो गया। अब अल्लाह करे ये काम अपनी तकमील तक पहुँचे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी मीटिंग में नारायण पेट पर जो आशुखाने को मुनज़्ज़म किया गया था उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मसले को उठाया तो सीएम साहब ने वादा किया है कि उसके लिए भी ज़मीन दी जाएगी और उसके लिए भी बनाने के लिए खर्चा दिया जाएगा। महमूद अली साहब से कहा कि आप जिम्मेदारी लें और मुकाम पर उसको मस्जिद आशुखाने को बनाएं। तो हम शुक्रगुजार हैं जनाब KCR साहब के, होम मिनिस्टर साहब के और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कि उनकी कामयाब नुमाइंदगी पर आशुखाना इंशाअल्लाह बनेगा और गवर्नमेंट अपने अखराजात से वहाँ पर बनाएगी। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर साहब से मिला और मुसलमानों की जो बेचैनी दोनों मसाजिद के शहीद होने पर थी उसका इजहार किया गया और ये मुतालबा किया गया कि जो मसाजिद शहीद किए गए उसी मकाम पर दोबारा तामीर किए जाएं। और इस नुमाइंदगी में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क़ियादत की थी और चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत वक्त दिया, तफसील से सुना और जो प्रपोज्ड प्लान था उसको नुमाया तौर पर बड़े स्क्रीन पर वजाहत करते हुए हमको दिखलाया और ये बतलाया कि भाई जो उनके पास पहले मस्जिद का जो प्लान था वो क्या था और हमारा क्या मुतालबा है। तो काफ़ी गौर व खौस के बाद ये तय हुआ कि हमारे जो मसाजिद थे उनके प्रपोज प्लान से कोई मुतासिर नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों की ख्वाहिश है कि अलहदा आपकी जो मसाजिद थे वहाँ पर ही तामीर होंगे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और साथ ही साथ जो दो मसाजिद के दरमियान ज़मीन थी वो ज़मीन भी हमको वक्फ कर देने का वायदा किया और ये दोनों मसाजिद मिलाकर अलहदा अलहदा बनाए जाएंगे और बीच में जो है मसाजिद से मुताल्लिक़ स्टाफ क्वार्टर्स के तौर पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुसलमानों के क़ब्रिस्तान के लिए ORR के अतराफ़ में करीब 150 से 200 एकड़ ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए मुसलमानों के दिए जाएंगे। वो उसके लिए उन्होंने महकमे माल के जो अहदेदार है उनको हिदायत दी
کہ زمین پوائنٹ آؤٹ کر کے سی ایم کے علم میں لے کر آئے، اور جس میں شیعوں کو، مہدویوں کو اور سنیوں کو قبرستان کی استفادے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔ تو آپ پوری تفصیل سن لیے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راشٹر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالیشان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، سی ایم سے کہا کہ سر، جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے۔ تو سی ایم اتفاق کے بولے ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ایم نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا، یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی سی ایم سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو سی ایم نے کنسرن متعلق آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے، وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے۔ پھر ہم نے سی ایم کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا، تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے۔ تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا۔ تو ہماری امید یہ ہے، ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی، اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے، وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا۔ اور یہ جنرلی رودات تھی، اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امبر پیٹ، ہاں، دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی۔ مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا، یہ ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا
मस्जिद नहीं है बोल के आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मस्जिद है। आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो। आप मस्जिद है और रहेंगी, इस पे हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। मगर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई, उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए, मगर इसमें हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इस पर भी बात हुई। सर, आपने कहा कि एक ही दिन मस्जिद और चर्च गिरजाघर की नींव रखी जाएगी। क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था, मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है, और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया गया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तिदार में थी, तो जरा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। सर, ये तो पहले ही तय हुआ था, फिर अभी ये मीटिंग का क्या मकसद है सर? कौन, क्या पहले तय हुआ था? कि मंदिर और मस्जिद में बनाया जाएगा? नहीं, सुनिए, आपका सवाल अच्छा है सोमित। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी, जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी वो, तो उसी जगह पर तामीर होना, और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक, ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन, और मस्जिद वहां पर तामीर होगी। तो क्या डिजाइन को चेंज करेंगे सर? किसका डिजाइन? हाँ डिजाइन बना रहे हैं सेक्रेटरीट का, हाँ, उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है या फिर? अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जी टीवी की तरफ से। प्रसाद साहब, हम तो आपको बोलेंगे यू मस्ट कम। डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे? नहीं, डिजाइन के क्यों चेंज होगा? डिजाइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा मेन रिक्वेस्ट डिमांड क्या था डे 1 से, उसी जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में था वो। हाँ, वो देखिए, वो सीएम क्या बना दे बना लो, हमारा डिमांड क्या था, वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी मुकाम पर तामीर होना, और होंगी इंशाल्लाह। हाँ प्रमोद साहब, आप दो पूछ लिया, अब मैडम आप पूछिए। आप हर बात अहम ही होता, मैडम पूछने दीजिए जी। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू होगा। हाँ बोलिए आशीष साहब। बार अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? आप अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया, और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ, yes, Congress, no, why should I raise when, no, see, it is not a question of getting credit, Lokesh.
we have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed, none other than their General Secretary had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डलाए, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को। ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को? हाँ नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए, हाँ बोलिए। आशीष आपका हो गया, बोलिए प्रमोद जी। ये एएनआई के मौलाना बहुत शरीर है। जैसे मस्जिद का आप लोगों ने कहा दूसरी जगह पर बनेगी, तो मंदिर का भी कुछ हुआ क्या कि मंदिर कहाँ बनेगी? अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो। मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ। आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम अलैकुम। आपको कोई पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। ना ना ना, मंडे को। शुक्रिया शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ हाँ, मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister have released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC? That there is no clarity. There is no clarity about it. And now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC. This is a very serious situation and the government has no answer to it. The PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, does it mean that there is going to be a question asked? Well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been Fridays and an unofficial members day. That should also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to have question hour. Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I am thankful to the Chief Minister that at least he is open to accountability. He is open to being questioned
and is willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want a question hour, it shows that they are running away. And they don't want to be accountable and answerable to the people of India. सर राजनाथ सिंह की मुलाकात से जो आपने बोला हिंदी में, हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की. चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया. शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम. हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है. मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा. क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा. क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना. देखिए, तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है. तो इसका मतलब ये है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती. और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं. ना GDP की बात होती, -23% चीन की फौज हमारी जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती. हाँ हाँ, नहीं, यहाँ से खराब है, आपका है. हाँ, हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा आता हो गया. हाँ हाँ, एक्टर क्या बोलूं, एक्टर के बारे में? हाँ, मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे मेरे को. छोड़ दो, अब मेरे को बोल दिया, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड. मायावती का फिर बयान आया, मायावती जी का बयान आया मुसलमानों के जुल्म हो रहे हैं. हाँ, वो उनसे पूछो आप. सर स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं मेंशन किया होगा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है. चाइना के मीडिया हाउसेस ये स्टेट कर रही है कि इज रिस्पांसिबल फॉर. हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have so then our government should strongly rebut that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside in India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our guns ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खपा है सर? आप नहीं खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता. आप जिसके लिए काम करते हैं, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा. आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. नहीं, पर सुशांत सिंह जो है अभी बहुत मेन खबर चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत की. हाँ, और बॉम्बे में सभी सवाल खा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे. अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है. एक्सप्रेस बीजेपी में वहाँ पे आते बोले तो उसको मार से बोल रहे. तो इंटॉलरेंस है क्या? जैसे ना गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट. देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था, तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा,
जिंदा पकड़ा, उसमें हमारे वहाँ के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। सौों की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं, उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज नॉट, नो प्लीज डोंट, प्लीज। नहीं भाई, अब प्लीज मेरे को मत ले जाए। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा, वो दिखा रहा, हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूं हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सुमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में। और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना, आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरा वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे, ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं, ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब, मिल गया आपको मसाला? हो गया ना, चलेंगे। No, what issues can be raised, because you don't have a question hour. We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But in an ideal situation, we should have had the question hour. सर, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता तो बाहर गांधी स्टेचू पे बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपी जो हैं? नहीं भाई, देखिए, मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। यह बुनियादी मेरा काम है। यह काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का,
बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त मैं बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेईई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। अरे सब बोल दिया यार लोकेश, प्लीज। हाँ, बिहार विल कंटेस्ट डेफिनेटली, दैट विल डिसाइड, विल डेफिनेटली कंटेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह, आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब, नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे हैं आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up now. न्यू सनसिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780
6303710882। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।